हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रसिका एंड आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा 10 डेज़ विपस्सना का एक्सपीरियंस, जो कि विपस्सना का 10 दिन का कोर्स मैंने प्रेगनेंसी में अटेंड किया था। तो अभी तो मैं 9 मंथ्स प्रेग्नेंट हूँ, आप देख ही सकते होंगे। तो जब मैं 7 मंथ्स प्रेग्नेंट थी तब मैंने वो कोर्स अटेंड किया था। एंड जो भी उस कोर्स में हुआ, जो कुछ भी फैसिलिटीज़ प्रेग्नेंट वुमन को मिलती है, साथ में ले जाना है क्या नहीं ले जाना है, क्या टेक केयर करना है वहाँ जाने के बाद, ये सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। तो विपस्सना का कोर्स प्रेग्नेंट वुमन के लिए है कि नहीं, ये मुझे भी बहुत ज़्यादा डाउट था, क्योंकि इससे पहले मैंने जब मैं कॉलेज में थी 2016 में, तब मैंने फ़र्स्ट विपस्सना का कोर्स अटेंड किया था 10 डेज़ का। तब मैंने सोचा था कि मैं लाइफ में फिर से ये कोर्स कभी भी नहीं करूँगी। क्या 2017 में आफ्टर मैरिज मैंने 3 दिन का एक कोर्स किया था विपस्सना का। तो वो कोर्स भी बहुत ही अच्छा गया था, बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा था उस 3 दिन के कोर्स का। तो उसके बारे में अभी नहीं बात करते। अगर आपको मेरे फर्स्ट टाइम जो मैंने 10 दिन का कोर्स किया था ना, उसके बारे में अगर आपको पढ़ना है तो मैंने अपने ब्लॉग में वो डिटेल्स शेयर किए हैं। सारा मेरा एक्सपीरियंस, सारा वहाँ का शेड्यूल, ये सब चीज़ें मैंने अपने ब्लॉग में शेयर किए हैं। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ पे जाके, इनर ब्यूटी करके मेरा एक ब्लॉग है, आप वहाँ पे जाके वो एक्सपीरियंस पढ़ सकते हैं। ये 2 बार हो चुका था मेरा कोर्स। अभी प्रेगनेंसी में पता नहीं मेरे अंदर से बार बार आ रहा था कि मैं विपस्सना का कोर्स करूँ। तो बहुत डर लग रहा था कि घर पे पूछूं कैसे मैं, क्योंकि सब लोग मना करेंगे, ये मुझे पहले से ही पता था। तो मैं बहुत दिनों तक मैं ये अवॉइड करती रही। 5th मंथ से मेरे मन में ये विचार चल रहा था, लेकिन बहुत दिनों तक मैं ये अवॉइड करती रही, क्योंकि मुझे पता था जैसे ही मैं ये पूछूंगी मेरे हस्बैंड को या इन लॉज़ को, तो मुझे डांट पड़ने वाली है कि ऐसे कैसे तुम प्रेग्नेंट हो और ऐसे कहीं पे भी जाके रह लोगी। तो क्योंकि उनको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है इन सारी चीज़ों में और पता भी नहीं है इतना ज़्यादा। तो एक बार तो सेकेंड टाइम ही मैं बड़ी मुश्किल से गई थी 3 दिन का जो किया था उस टाइम पे। बट प्रेगनेंसी में मुझे लग रहा था कि वो अलाउड नहीं करेंगे। 5th मंथ में, 6th मंथ में ठीक है पोस्टपोन करती चली गई। और वहाँ उस टाइम पे कैसे था, 5th और 6th मंथ में RT-PCR या फिर आपके दोनों वैक्सीनेशंस मैंडेटरी थे उस टाइम पे। एक तो आपका RT-PCR रिपोर्ट होना चाहिए, या तो आपके दोनों वैक्सीनेशंस कंप्लीट होने चाहिए। और मेरा एक ही वैक्सीनेशन हुआ था। प्रेगनेंसी की वजह से मैंने सेकेंड वैक्सीन नहीं लिया था, तो वो फिर मैं अवॉइड ही करती रही, क्योंकि कौन जाएगा RT-PCR लेने, फिर वो हॉस्पिटल के चक्कर्स वगैरह। तो सेकेंड डोज तो मैं ले नहीं सकती थी, फिर मैंने वो पोस्टपोन किया। फिर जाके 7th मंथ में ऐसे ही एक रात में मेरे मन में विचार आया कि नहीं, मुझे विपस्सना करनी है, देखूं तो कि कोर्सेस अवेलेबल है कि नहीं अभी। तो जस्ट कोर्स देखने के लिए मैं वहाँ पे चली गई उनके साइट पे। मैंने सोचा था कि 2-3 दिन का कोर्स देखती हूँ पहले, तो 2-3 दिन का कोर्स देखा। और वहाँ पे उन्होंने ये मैंडेटरी वाला थिंग जो था ना, RT-PCR का या फिर 2 वैक्सीनेशन का कंपल्शन जो था वो हटा दिया था। जब तक मेरा 7वां मंथ प्रेगनेंसी का आया था तब तक ये कंपल्सरी नहीं था। तो मैंने क्या किया, उनको एक मेल भेजा पहले कंफर्म करने के लिए कि क्या ये मैंडेटरी है। तो उनका तुरंत ही रिप्लाई आ गया, अभी इस मंथ से वो बंद हो चुका है कंपल्सन, तो कोई कंपल्सन नहीं है। तो ठीक है। तो मैंने सोचा कि अब तो 2 दिन का मैं अप्लाई कर ही लूँगी। तो 2 दिन का मैंने अप्लाई कर लिया, एक स्लॉट था अवेलेबल। और विपस्सना कोर्स का कैसा होता है, अगर आप प्रेग्नेंट हो तो तीसरे महीने तक आप ये अटेंड नहीं कर सकते, एंड 8वें महीने के बाद ये आप अटेंड नहीं कर सकते। तो ये उनका एक रूल है वहाँ का, क्योंकि पता नहीं तीसरे महीने तक कुछ भी हो सकता है, बेबी अभी से ठीक से तैयार नहीं हुआ होता है, और 8वें मंथ के बाद तो डिलीवरी कभी भी हो जाती है। तो उन लोगों का ये रूल है कि उस दौरान आपको वो अलाउड नहीं करते। तो मेरा 7th मंथ था, तो मैंने सोचा कि अगर कुछ हो सकता है तो इसी मंथ में हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं। और ये प्रेगनेंसी बेबी के लिए ये एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। जितना बेबी वूम में सीखता है उतना बाहर आके मुझे नहीं लगता सीख पाता होगा। तो मुझे लगा था कि मुझे ये प्रेगनेंसी में करना ही है। तो ठीक है, मैंने 2 दिन का अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद मैंने हस्बैंड को बोला कि मुझे ये करना ही है। तो मैंने थोड़ा समझाने की कोशिश की कि ये बेबी के लिए अच्छा है, ठीक है। उनको इतना इंटरेस्ट नहीं है स्पिरिचुअलिटी में, लेकिन उन्हें पता है कि जो भी मैं करती हूँ ठीक ठाक ही होगा, सही ही होगा। तो उन्होंने ठीक है 2 दिन का है तो
अलाउड कर दिया। तो 2 दिन का मैंने बुकिंग वगैरह सब कर लिया था एंड उनका कंफर्मेशन मेल भी आ गया। तो क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी तो डॉक्टर का, वहाँ के जो डॉक्टर्स जो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए उनके यहाँ पे डॉक्टर्स भी होते हैं, तो एक डॉक्टर का मुझे कॉल आया था कंफर्मेशन के बाद। तो जब हम फॉर्म फिल करते हैं ना रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उसमें आपको मेडिकेशन सारे लिखने पड़ते हैं, जो भी दवाइयाँ आप ले रहे हो वो सारी उसमें मेंशन करनी पड़ती है। आपको कौन सा मंथ चल रहा है वो मेंशन करना पड़ता है, आपके आईडी प्रूफ्स आपको अपलोड करने पड़ते हैं, आपकी एक फ़ोटो अपलोड करनी पड़ती है। तो इससे आपको आगे की प्रोसीजर आपकी इजी हो जाती है। जो हार्ड कोडेड डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमें फिल करने होते हैं, सॉरी नॉट हार्ड कोडेड, हार्ड कॉपीज़ वगैरह फिल करनी होती है, वो आपका काम बच जाता है। सॉफ्ट कॉपीज़ में ही आपका पूरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। तो ये एक प्रोसेस उन्होंने थोड़ा इजी कर दिया है। तो वो जो मेडिकेशंस वगैरह है वो कंफर्म करने के लिए डॉक्टर साहब को वहाँ से कॉल करते हैं कि ये जानकारी सही है या नहीं, आप कौन सी दवाई ले रहे हो, आपकी हेल्थ कंडीशन क्या है, मेंटल कंडीशन क्या है, ये चेक करने के लिए वो कॉल करते हैं। तो मुझे आया सेकेंड डे कॉल। तो कॉल आया, मैंने सारी डिटेल्स बता दी कि मेरी ये आयरन की पिल्स चल रही है, कैल्शियम की चल रही है, ये इतना डोज में लेती हूँ दिन में। ये 6.5 मंथ्स कंप्लीट हो चुके थे मुझे उस टाइम, 7वां मंथ चल रहा था, तो वो भी मैंने उनको बता दिया। तो उन्होंने मुझे बोला ठीक है, सब कुछ ठीक है, तुम आ सकती हो, लेकिन जब तुम प्रेग्नेंट हो तो तुम 10 दिन का कोर्स क्यों नहीं करती, तुमने 2 दिन के कोर्स के लिए क्यों अप्लाई किया है। तो मैंने बोला कि 2 दिन का हम तभी कर सकते हैं जब हमने 10 दिन का पहले कोर्स कंप्लीट किया होता है। तो मैंने उनको बुला दिया कि नहीं, मुझे छुट्टी नहीं है, मैं वर्किंग हूँ, तो काम से मुझे लीव नहीं मिलेगी। तो उन्होंने बोला अरे ये लीव्स वगैरह तो चलती रहती है, काम वगैरह तो हमेशा चलता रहता है, लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी है, तुम क्यों इसको खो रही हो। देखो बात करके ऑफिस में, अगर लीव्स मिलती है तो 10 दिन का करो, अगर 10 दिन का नहीं, कुछ भी नहीं तो 2 दिन का ही सही कर लो। तो मैंने कहा ठीक है। तो उस दिन ना मेरे मन में दिन भर वो चल रहा था कि नहीं, अरे क्यों नहीं करना, मुझे 10 दिन का मुझे करना चाहिए। क्योंकि 10 दिन के कोर्स में क्या होता है, वो कंप्लीट आपको सिखाते हैं। आनापाना एक मेडिटेशन टेक्निक है जो कि स्टार्टिंग में आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी होती है, जिससे आपकी ब्रेथ जो है कंट्रोल हो जाती है, थोड़ा माइंड कंट्रोल हो जाता है। उसके बाद वो आपको विपस्सना की टेक्निक सिखाते हैं, विपस्सना के बाद वो मंगल मैत्री की टेक्निक सिखाते हैं। तो एक 3 फेजेस का एक प्रोसेस होता है जो कि 10 दिन में ही कवर होता है। और अगर आप 2 दिन का करते हो, 3 दिन का करते हो, तो ये पूरा प्रोसेस वो नहीं सिखाते, क्योंकि आप ओल्ड स्टूडेंट हो, तो आप जस्ट जाके वहाँ पे विपस्सना करो, दैट्स इट। तो मैंने सोचा कि अब अगर बेबी को मुझे स्पेशली सिखाना है, वूम में बेबी को ट्रेन करना है, तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक मुझे सिखाना है। 2 दिन का तो मैं खुद के लिए फिर करने जाऊँगी, ऐसा होगा ना वहाँ पे विपस्सना। तो मैंने सोचा कि 10 दिन का करना है मुझे। तो मैंने ऑफिस में जस्ट बात की कि मुझे 10 दिन की लीव चाहिए। मैंने जस्ट ऐसे पूछा था कि अगर उन दिनों में कुछ काम नहीं होगा तो ही मैं लीव्स ले लूँगी, अदरवाइज़ मैं नहीं लूँगी लीव्स। तो मेरा ऑफिस में जो थे वो बहुत ही कोऑपरेटिव थे, मेरे जो टीममेट्स थे। मेरा लीड एक था केन करके, वहाँ पे यूके से था, तो वो बहुत कोऑपरेटिव था। उसने बोला कि अरे काम तो ऐसा क्यों पूछ रहे हो कि काम होगा तो लीव नहीं लूँगी, काम नहीं होगा तो लीव लूँगी, काम तो हमेशा ही चलता रहता है, तो उसका लीव से कोई संबंध नहीं है। तुम लीव्स कभी भी काम के ऊपर डिपेंड मत रखो, अगर लीव चाहिए तो ले लो। तो मैं तो खुश हो गई इतनी इजीली, मतलब मैं खुद कन्विंस नहीं थी 10 दिन की 8 दिन की लीव्स लेने के लिए। तो उन्होंने बोला कि काम के ऊपर कभी भी लीव्स डिपेंडेंट नहीं रखनी चाहिए, काम तो हमेशा चलता रहता है। तो ठीक है, मैंने मैनेजर से पूछा फिर उसके बाद, तो मैनेजर ने, लीड ने हाँ बोला है, तो मैनेजर ने बोला कि हाँ इफ़ ही इज़ ओके तो तुम ले सकती हो। तो वो एवा करके मेरी मैनेजर थी, वो भी बहुत कोऑपरेटिव थी, तो उसने मुझे तुरंत ही अलाउड कर दिया लीव्स लेने के। तो लीव्स मिल गई, तो फिर मैंने हस्बैंड को मनाना स्टार्ट किया, तो हस्बैंड भी तुरंत ही मान गए थे। तो इतना मुश्किल नहीं था जितना मुझे लग रहा था, क्योंकि मैं खुद परेशान हो रही थी कि पता नहीं ये लोग क्या कहेंगे, पता नहीं ऑफिस से लीव्स मिलेंगी या नहीं, क्या काम तो इतना बहुत सारा है, कैसे करूँ क्या नहीं करूँ। लेकिन सब इजी, जस्ट वो डॉक्टर ने मुझे एक सेंटेंस बोला ना, तो उसके वजह से पूरा मेरा माइंड डाइवर्ट हो गया और सब इजीली होता चला गया। तो ठीक है, मैंने उसी दिन फिर अप्लाई कर दिया 10 दिन के कोर्स को। वैसे मेरी सासू माँ थोड़ा बहुत बोल रही थी कि नहीं जाना चाहिए, फिर भी हस्बैंड ने उन्हें मना लिया।
ठीक है, तो 10 दिन के कोर्स के लिए मैं प्रिपेयर हो रही थी। तो फिर भी रात को जब मैं सोती थी तब मन में ख्याल आते थे कि कहीं मेरा पैर ना फिसल जाए। ये बुरे बुरे ख्याल ना हम जब रात में सोते हैं तब आने लगते हैं ऐसे। वहाँ पे तो मेरी केयर करने के लिए कोई नहीं है, यहाँ पे लोग कितनी केयर करते हैं मेरी प्रेगनेंसी में। मेरा खाना पीना का कैसा होगा, तो खाने पीने का वहाँ पे रात का खाना नहीं होता है। ये मुझे पहले 2 कोर्सेज से पता था कि रात का खाना मुझे नहीं मिलने वाला। वहाँ पे सुबह ब्रेकफास्ट मिलता है, जितना खाओ उतना, लंच मिलता है जितना खाओ उतना, शाम को ब्रेकफास्ट मिलता है, उसके बाद रात को आपको डिनर नहीं मिलता, ये पता था प्रेग्नेंट वूमन के लिए। लेकिन डिनर है ये मुझे चीज़ पता नहीं थी। तो वो भी एक मन में था कि अरे भूख लगेगी तो मैं क्या करूँगी, और ऊपर से बाहर से हम अंदर कुछ खाना लेके नहीं जा सकते थे। तो ये रिस्ट्रिक्शन भी पहले 2 कोर्सेज़ की वजह से मुझे पता था। तो ये बुरे बुरे ख्याल आते थे कि बहुत मुझे केयरफुली चलना होगा। सोने के लिए पता नहीं, घर में तो नरम नरम बिस्तर होता है, मोमू गादी होती है, वहाँ पे क्या होगा कैसे होगा, तो कमर दर्द होगी, पीठ दर्द होगी, बहुत सारे क्वेश्चंस मन में उठते थे। लेकिन फिर भी मैंने सोच लिया जो होना है देखा जाएगा। अब तो रजिस्ट्रेशन कर दिया है, अब तो जाना ही है। ठीक है, सब मैंने पैकिंग वगैरह कर ली, तैयारी कर ली। तो वो पैकिंग जो मैंने की थी उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था अलग से, तो शायद वो मेमोरी कार्ड से फॉर्मेट हो गया था, जो कुछ भी मैंने साथ में लिया था पैकिंग का। अगर आपको जानना है कि मैंने विपस्सना में जाते समय पैकिंग में क्या क्या लिया था, हाई लेवल पे मैं इस वीडियो में बता दूंगी। तो अगर डिटेल में चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। पैकिंग हो गया, उनका एक मेल भी आता है आपको कंफर्मेशन, अगर आप प्रेग्नेंट हो तो उस मेल में आपको वो बताते हैं कि आप खाने पीने की चीज़ें साथ में ले जा सकते हो, आपकी दवाई आपको ले जानी है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपके डॉक्टर की फ़ाइल, डॉक्टर का कॉन्टैक्ट नंबर आपको साथ में लेके जाना है। फिर जो फॉर्म होता है उनका, उसकी प्रिंट आपको ले जानी है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि वो लोग आपकी इतनी केयर करते हैं। अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आपको कुछ भी चाहिए वहाँ पे चीज़ें, मतलब वहाँ पे जो गर्ल्स थी वो नारियल पानी तक रोज़ मंगाती थी, और वो लोग रोज़ नारियल पानी ला के देते थे। तो कितने सपोर्टिव थे वो लोग, आप जस्ट अंदाज़ा लगा सकते हो। बहुत ही आपको सपोर्ट करते हैं अगर आप प्रेग्नेंट हो तो। जो भी आपने धार्मिक चीज़ें पहनी होती है, कुछ भी हो, वो आपको वहाँ पे उतारनी होती है। जैसे कि अगर आपने काला धागा बांधा हो या फिर कुछ भी तावीज़ वगैरह पहना हो, रुद्राक्ष पहना हो, वो सब आपको वहाँ पे निकालना होता है। तो मैंने रुद्राक्ष पहना था, वो उन्होंने उतारने के लिए बोला, गले में था, और पैर में एक काला धागा था, मेरे लेफ़्ट पैर में एक काला धागा था, वो भी उतारने के लिए कहा। तो वो मैंने बोला उनको कि ये नहीं, ये बहुत टाइट है, ये नहीं निकलेगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये लो सीज़र ही है हमारे पास, आप काट दो वो धागा। तो वहाँ पे ऐसे धर्म के वगैरह चीज़ें आप अंदर कुछ नहीं ले जा सकते, आपको सब निकालना होता है। अगर कुछ ज्वेलरी आपने पहनी हुई है तो वो ज्वेलरी भी आपको वहाँ पे उतारने के लिए बोल देते हैं। तो ये सब आपको उतारना होता है। पैसे वगैरह है तो वो भी आपको साइड में रख देने होते हैं। तो ये सब वहाँ पे किया। उसके बाद लॉन्ड्री का जो होता है ना हमारा, कि अगर हमें लॉन्ड्री लेनी है, कपड़े हमें खुद से नहीं धोने हैं, वहाँ पे धोने देने हैं, तो उसके लिए 200 रुपये आपको वहाँ पे एडवांस देने पड़ते हैं। वहाँ पे आपको कोई फ़ीस वगैरह नहीं देनी होती है, वो कम्प्लीटली डोनेशन बेस पे चलता है। तो क्यों चलता है वो मैं आपको आगे बताऊँगी। तो 200 रुपये मैंने दिए, क्योंकि मुझे पता था मैं कपड़े धोने की कंडीशन में नहीं थी, पेट निकला हुआ था। तो मैंने लॉन्ड्री सर्विस ले ली और 200 रुपये वहाँ पे जमा कर दिए। तो जितने भी आपके लॉन्ड्री के होंगे उससे कट करके वो आपको एंड डेट पे 10 दिनों के बाद वो रिटर्न कर देते हैं पैसे। तो बस लॉन्ड्री के वो पैसे लेते हैं और किसी चीज़ के नहीं लेते। फिर उसके बाद वो आपको रूम एलोकेट कर देते हैं। तो मैंने उनसे थोड़ी रिक्वेस्ट की कि लास्ट 2 बार तो मैं अकेली रही थी, तो इस बार भी मुझे वो सिंगल अकोमोडेशन दे दे। लेकिन यहाँ इस बार क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा प्रेग्नेंट वुमेन आई हुई थी वहाँ पे। मतलब मैं खुद शॉक थी। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम किया, सेकेंड टाइम किया, मैंने एक प्रेग्नेंट वुमन नहीं देखी थी उन कोर्सेज़ में। 10 दिन के कोर्स में या फिर 4 दिन के 3 दिन के कोर्स में जो कुछ भी मैंने किया था, एक भी प्रेग्नेंट वुमन मुझे नहीं दिखी थी। लेकिन इस बार जब मैं गई थी तब आप बिलीव नहीं करोगे, 12 प्रेग्नेंट लड़कियाँ थी मेरे साथ। तो टोटल काउंट वहाँ पे था 100 लोग तो टोटल होते हैं। 50 मेल्स होते हैं, वो उस साइड होते हैं, मेल्स का वुमेंस का कोई कांटेक्ट नहीं रहता। तो 50 मेल्स, लेकिन हॉल जो होता है मेडिटेशन का वो एक ही होता है, मेन का वुमेन का। 50 मेल
50 फीमेल्स थी और उन 50 फीमेल्स में 12 प्रेग्नेंट वुमेन थी। तो बहुत शॉकिंग था मेरे लिए, लेकिन एक कंफर्ट थोड़ा लगने लगा कि अरे वाह, मैं अकेली नहीं हूँ, बहुत सारे लोग मैं मतलब बहुत सारी प्रेग्नेंट वुमेन मेरे साथ आई हुई हैं। तो उन्होंने बोला कि सिंगल अकोमोडेशन नहीं मिल सकता क्योंकि अभी फुल हो चुका है ये पूरा। तो उन्होंने बोला कि क्योंकि तुम 7 मंथ्स प्रेग्नेंट हो तो वो हमारे लिए भी थोड़ा अच्छा रहेगा अगर तुम्हारे साथ कोई है तो मेरे साथ भी एक प्रेग्नेंट लेडी ही थी जो कि एक एडवोकेट थी। उनका 5th मंथ चल रहा था प्रेगनेंसी का, मेरा 7th मंथ चल रहा था। तो ठीक है, अच्छा ही था, मुझे भी थोड़ा रिलीफ मिला कि अगर कुछ हो जाता है बाथरूम में भी कभी भी कुछ भी हो सकता है, पैर वगैरह फिसल सकता है, कोई तो होना चाहिए रूम में जो कि जाके बताए। तो वो भी एक कंफर्ट था। ठीक है, मैं तुरंत ही मान गई वो शेयरिंग रूम के लिए, तो वो रूम मुझे मिला। तो फिर मैं बाहर आई, जो कुछ भी बचे हुए पैसे थे, जो काला धागा वगैरह काट के रखा था, वो हस्बैंड के पास सबमिट कर दिया। बैग्स वगैरह मेरे जो थे वो मेरे हस्बैंड ने मेरे रूम में ला के रख दिए। उसके बाद मेरे रूममेट जो थी उससे पहचान हो गई थोड़ी, उससे मैंने पहले ही दिन बोल दिया कि हम अगर कुछ खाना वगैरह खाएंगे, क्योंकि हमें खाने के लिए अलाउड था रूम में। तो मैंने बहुत कुछ ले गई थी, तो मैंने बोला कि मैं यहाँ पे रख दिया करूँगी, तुम खा लेना। उसने भी बोला मैं भी रख दिया करूँगी, खा लेते हैं। लेकिन हम बात नहीं करते हैं, ये हमने एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से पहले दिन ही फर्स्ट डे पे ही डिसाइड कर लिया था कि हम दोनों बात नहीं करेंगे, इवन कि हम आई कांटेक्ट भी नहीं करेंगे। तो बाद में किसी को बुरा ना लगे मैं बोल रही हूँ ये खुद से आके बात नहीं कर रही है। ऐसे कुछ लोगों को होता है कि बात करना होता है कुछ छोटी छोटी चीज़ों पे भी। तो वहाँ पे स्ट्रिक्टली आपको 10 दिन के लिए मौन व्रत धारण करना होता है, बात बिल्कुल भी नहीं करनी होती है। वो क्यों नहीं करनी होती है मैं आगे बताऊँगी। तो 10 दिन के लिए आपको बिल्कुल भी बात नहीं करनी होती है। तो मैंने उससे मतलब हमने वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिस्कस कर लिया था कि क्या क्या करेंगे, हम कैसे करेंगे। सुबह मॉर्निंग में जब तुम ब्रेकफास्ट करने जाओगी तब मैं नहा लूँगी, क्योंकि जो गर्म पानी होता है वहाँ पे मॉर्निंग में 6:30 to 7 इसी टाइम में रहता है, और जो ब्रेकफास्ट रहता है वो 6:30 to 7:30 इस टाइम में ब्रेकफास्ट रहता है 1 घंटा, और गर्म पानी आधा घंटा ही रहता है। तो हमने ये डिसाइड कर लिया कि मैं पहले बाथरूम यूज़ कर लूँगी, तुम ब्रेकफास्ट करके आना, ब्रेकफास्ट जब तुम करके आओगी तब मैं जाऊँगी, क्योंकि गर्म पानी दोनों को मिले। इस तरह से हमने चीज़ें डिसाइड कर ली। तो वहाँ पे जाने के बाद आपको बेडशीट्स दे देते हैं, पिलोज़ दे देते हैं। अगर आप प्रेग्नेंट हो आपको एक्स्ट्रा पिलो चाहिए तो वो भी दे देते हैं। जो कुछ भी आपको चाहिए वो सब चीज़ें वो प्रोवाइड कर देते हैं। तो मैंने बेडशीट्स पिलोज़ वगैरह ले लिए, अपना रूम में सब ठीक ठाक से बेड पे लगा दिया। उसके बाद आपको ब्रेकफास्ट के लिए जाना होता है। तो वहाँ पे ब्रेकफास्ट करते हैं हम लोग 5 साढ़े 5 बजे, और उसके बाद वहाँ पे एक डिस्कोर्स होता है छोटा सा। तो उस डिस्कोर्स में आपको वो बताते हैं कि आपको 10 दिन कंप्लीट 10 दिन किसी से भी बात नहीं करनी है। तो अगर आपको लगता है कि आप नहीं रुक पाओगे 10 दिन तक तो आप फर्स्ट डे पे ही चले जाओ, ये आपको क्लियरली बोल दिया जाता है, क्योंकि ये हार्मफुल भी होता है अगर आप बीच में से ही मेडिटेशन छोड़ के चले जाते हो। ये एक ऑपरेशन की तरह होता है, 10 दिन तक आपका कंटिन्यूसली ऑपरेशन चल रहा होता है। तो अगर आप जैसे कि आप ऑपरेशन में बीच में उठ के नहीं जा सकते, वैसे ही इन 10 दिन के कोर्स में बीच में उठ के जाना बहुत ही डेंजरस हो सकता है आपके लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको बता देते हैं, रूल्स रेगुलेशंस जो है, टाइम टेबल जो वहाँ का है वो सब आपको बता देते हैं। मैं आपको सब वो वीडियो में मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, टाइम टेबल वगैरह वहाँ पे जो होता है वो मैं आपको वो वीडियो के एंड में दिखा दूँगी। वहाँ का कैंटीन का एनवायरनमेंट कैसा होता है, रूम्स कैसे होते हैं। जो मैंने किया था वो पुणे में किया था। तो पुणे का सेंटर इतना बड़ा नहीं है विपस्सना सेंटर, जितना बड़ा कोल्हापुर में मैंने देखा था उतना बड़ा यहाँ पे नहीं है। तो जो भी है अच्छा है नेचर वहाँ का भी, अब आपको वीडियो के एंड में दिखा दूँगी। तो ये हो गया। उसके बाद आपको मेडिटेशन करना होता है। फिर रात में 9 बजे एक डिस्कोर्स हो जाता है। फिर उसके बाद आप रूम की लाइट्स ऑफ करके सो सकते हो। तो जनरली वहाँ का टाइम टेबल कैसे होता है, आपको सुबह 4 बजे उठना है, मतलब नॉर्मल लोगों के लिए। थोड़ा प्रेग्नेंट वुमन के लिए कस्टमाइज्ड है, मैं आपको बताती हूँ। तो नॉर्मल लोगों के लिए होता है कि 4 बजे उठना है, 4:30 बजे तक ब्रश वगैरह आपको जो भी करना है वो कर लो। 4:30 से 6:30 तक आपको मेडिटेशन हॉल में जाना है, ग्रुप मेडिटेशन करना होता है सबके साथ, वो सिखाते हैं आपको ग्रुप मेडिटेशन। 6:30 बजे से 7:30 बजे ब्रेक होता है, सुबह का ब्रेकफास्ट मिलता है। ब्रेकफास्ट में बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं,
अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आपको 1 गिलास दूध सुबह के ब्रेकफास्ट में, शाम के ब्रेकफास्ट में और नाइट में भी दूध आपको 1 गिलास प्रोवाइड किया जाता है। 8 बजे से 11 बजे तक फिर से आपको मेडिटेशन करना होता है। बीच में एक छोटा सा 5 मिनट का ब्रेक दे देते हैं वो लोग। 11 बजे से फिर 12 बजे तक आपका लंच टाइम होता है। लंच आप कर लोगे उस 1 आवर में, और 12 से 1 आपको रेस्ट लेना है। अगर आपको सोना है, जो भी कुछ करना है, कपड़े धोने हैं, कुछ भी करना है, रूम साफ़ करनी है, तो आप 12 बजे से 1 बजे तक कर सकते हो। 1 बजे से 5 बजे तक कंटिन्यूसली आपको मेडिटेशन करना है। बीच बीच में 1-1 घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद आपको ब्रेक मिलता है 5 मिनट्स का। तो फिर से आपको 5 बजे तक मेडिटेशन करना है। 5 बजे आपको स्नैक्स मिलेंगे, उसमें मुरमुरा एंड चाय, दूध, एक फ्रूट कोई भी वहाँ पे आपको होता है। जनरली बनानास होते हैं नॉर्मल लोगों के लिए, तो ये आपको मिलेगा। आप प्रेग्नेंट नहीं हो तो आपको रात को खाना नहीं मिलता है। तो ये 3 बार आप दिन में खाओ। वहाँ पे खाने के लिए नहीं जाना होता है एक्चुअली, जितना हमें जीवित रहने के लिए चाहिए उतना ही खाना होता है। कुछ लोग वहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। टेस्टी खाना होता है, बिना प्याज लहसुन का खाना होता है, सात्विक खाना होता है, बहुत अच्छा खाना होता है। तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, उनको मेडिटेशन में नींद आ जाती है। बहुत सारे खर्राटे भी आपको कुछ लोगों के वहाँ पे सुनने को मिलेंगे दोपहर में लंच के बाद। तो वहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं खाना होता है ताकि आपका ध्यान सही से लगे, आप मेडिटेशन में जाओ। तो आपको लिमिटेड ही खाना है वहाँ पे। तो अनलिमिटेड होता है, वो नहीं बोलते आपको कि इतना ही खाओ, इतना मत खाओ, ऐसे कुछ नहीं बोलते। रिस्ट्रिक्शंस कुछ नहीं होते, जितना चाहिए आप हाथ से लेके खा सकते हो। 5 से 5:30 तक तो स्नैक्स करने में ही चले जाते हैं, स्नैक्स वगैरह लेने में। 5:30 से 6 तक आप वॉक वगैरह करो, इधर उधर करो, उतने में बेल बज जाती है। 6 बजे फिर से आपको मेडिटेशन करने जाना होता है, 6 बजे से 7 बजे तक। 7 बजे डिस्कोर्स होता है, जो कि सबसे फेवरेट पार्ट होता है सबका। जो कोई भी लोग विपस्सना करने जाते हैं, उनका फेवरेट पार्ट वो 7 बजे से लेके 8:30 बजे तक का होता है। तो उसमें क्या होता है, एस.एन. गोयनका जी, जिन्होंने ये विद्या भारत में फिर से लाई। ये एक्चुअली विपस्सना जो है भारत की ही विद्या है, तो ये भारत से लुप्त हो गई थी, तो उन्होंने वो बर्मा से वापस हमारे देश में लाई विद्या। तो एस.एन. गोयनका जी, उनके लेक्चर्स होते हैं ताकि आपको समझ में आए कि दिन भर में आपने जो भी किया उसके पीछे साइंस क्या है, उस टेक्निक का मीनिंग क्या है, वो आप क्यों कर रहे हो। ये सब चीज़ें वो बहुत अच्छे से उस डिस्कोर्स में समझाते हैं, और वो सबका फेवरेट पार्ट होता है 7 बजे से 8:30 बजे तक का। वो टीवी पे एक बड़े से स्क्रीन पे आपको प्रोजेक्टर की हेल्प से दिखाते हैं उनके जो डिस्कोर्सेस हैं वो। उसमें भी आपको चॉइस रहती है, आप हिंदी चाहे तो चूज़ कर सकते हो, इंग्लिश चूज़ कर सकते हो। और रिसेंटली उन्होंने ये मराठी में भी लॉन्च किया है। लेकिन मराठी में कैसे होता है, वो डिस्कोर्स अवेलेबल नहीं, वीडियो अवेलेबल नहीं, जस्ट आपको सुनना है। मराठी में जो है अवेलेबल है वो जस्ट ऑडियो है, जो कि किसी और ने ट्रांसलेट किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि अगर आपको हिंदी या इंग्लिश आती है तो आप इन्हीं दोनों में से सिलेक्ट करो। वो वहाँ पे आपको जाके बहुत अच्छे से समझ लेनी है टेक्निक। तो जिस भाषा में भी आप अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, समझ सकते हो अच्छी तरह से चीज़ें, उसी भाषा में आपको वो सुनना चाहिए। तो हिंदी भाषा मैंने सिलेक्ट की थी इस बार। तो हिंदी में जो ओरिजिनल उनके लेक्चर्स हैं वो हिंदी में एंड इंग्लिश में अवेलेबल है। तो वो आपको अच्छे से सिखाते हैं कि आज आपने क्या किया, आनापाना किया मतलब क्या किया, सांस पे आप जब फोकस करते हो तो कैसे फोकस करना है, उसके वजह से क्या होता है, सांस छोटी छोटी हो जाती है, और हमारा जो माइंड 10 जगह पे चल रहा होता है वो एक जगह पे टिकना स्टार्ट हो जाता है। तो वो पूरी जो छोटी छोटी चीज़ें आपको दिन में सिखाते हैं, जो मेडिटेशन टेक्निक्स सिखाते हैं, उसके पीछे क्या मीनिंग है वो पूरा डिटेल में बता देते हैं। अगर आपको वो जानना है डिटेल में तो उनके डिस्कोर्सेस ऑनलाइन भी अवेलेबल है। आप देख सकते हो कि फर्स्ट डे पे क्या डिस्कोर्स होता है, सेकेंड डे पे क्या होता है, थर्ड डे का डिस्कोर्स, फोर्थ डे का, ऐसे 10 दिनों के सारे डिस्कोर्सेस ऑनलाइन अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप देख सकते हो। फिर आपको थोड़ा मतलब अच्छा लगता है कि अरे हाँ, जो भी मैं कर रही हूँ ये ऐसे कुछ भी नहीं कर रही, उसके पीछे भी एक टेक्निक है, एक साइंस है, ये कैसे वर्क करता है, ये सब चीज़ें आपको क्लियर होने लगती हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको प्रेग्नेंट वुमेन के लिए जो कुछ भी टाइम टेबल है वो बता देती हूँ। तो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए 4 बजे उठना मैंडेटरी नहीं है, आप 5:30 बजे उठ सकती हो। वैसे ही 10 से 11 आप रेस्ट ले सकती हो। दोपहर में आपको
2 बजे तक, जो 1 बजे तक बाकियों के लिए होता है ना रेस्ट, 12 से 1 बजे तक, तो आपको 2 बजे तक मिलता है। तो 11 बजे आपको लंच करने के बाद 11 बजे से 2 बजे तक आपको कंप्लीट रेस्ट मिलती है। उसमें आप नींद ले सकते हो, सो सकते हो। वो बहुत ही ज़रूरी था। मुझे ऐसे लगता है कि खाना खाने के बाद आप सो जाओ, क्योंकि रात भर वहाँ पे नींद नहीं आती है। तो दिन भर में ही आप जितना सोते हो उतनी ही नींद आपकी हो जाती है। पता नहीं वहाँ पे क्या होता है कि आप रात को वहाँ पे सो नहीं पाते हो। मैं जितनी 3 बार गई थी ना, तो रात में वहाँ पे सो नहीं पाती थी। दिन भर मेडिटेशन करने के बाद अलर्टनेस इतना ज़्यादा बढ़ जाता है रात को कि आप सो ही नहीं पाते। तो वो 11 बजे के बाद का ब्रेक इज़ मस्ट फॉर प्रेग्नेंट वुमन। और मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ कि उन्होंने ये दिया है प्रेग्नेंट वुमन के लिए। आपको रात का डिनर भी मिल जाता है। अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आपको एक नोट वहाँ पे लिख के दिया जाता है, आपको नोट साथ में लेके जाना है। और पहले 1-2 दिन बाद वो उनको पता चल ही जाता है कि ये प्रेग्नेंट है। तो रात का खाना फुल पेट आपको भरपेट खाना दिया जाता है। तो ये कुछ टाइम टेबल में चेंजेस थे जो कि प्रेग्नेंट वुमन के लिए थे। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बिगिनिंग में बताया, आप वहाँ पे जो कुछ भी आपको चाहिए, फ्रूट्स चाहिए या फिर ड्राई फ्रूट्स चाहिए, बिस्किट्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, चने वगैरह चाहिए, तो वहाँ पे मॉर्निंग में एक वो नोट एंड पेन लिखा हुआ होता है। वहाँ पे आपका रूम नंबर एंड आपको जो भी चाहिए वो लिखना होता है। वो आपको बाहर से लाके दे देते हैं। तो ये एक बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर है प्रेग्नेंट वुमन के लिए। उसके अलावा नॉर्मल लोगों के लिए भी अगर साबुन चाहिए, तेल चाहिए, हेयर ऑयल चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो वो आपको बाहर से लाके दे देते हैं। वो उसका आपको लास्ट डे पे चार्ज पे करना होता है। इतनी आपकी केयर मुझे नहीं लगता कि किसी लड़की के मायके में भी इतनी केयर उसकी प्रेगनेंसी में की जाती होगी जितनी कि वहाँ पे विपस्सना सेंटर में आपकी की जाती है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ विपस्सना क्या होती है, क्या करना होता है। तो विपस्सना में तो एक फ़र्स्ट टेक्निक होती है आनापाना। तो बेसिकली ये क्या होता है, आनापाना मतलब आपको अपने इस एरिया में फोकस करना होता है, सांस पे फोकस करना होता है कि जैसे कि ब्रेथ आया, ऐसे ब्रेथ गया, जो नेचुरल आपकी ब्रेथ होती है उसी पे आपको कंसंट्रेट करना होता है कि ब्रेथ अभी मैंने लिया, अभी नहीं लिया, अभी लिया, अभी नहीं लिया, कहाँ पे टच हो रहा है ब्रेथ, अंदर लेते वक्त गर्म है या ठंडा है, बाहर छोड़ते वक्त जनरली ऐसा होता है कि हम अंदर लेते हैं तो वो कोल्ड होती है ब्रेथ, जब हम बाहर छोड़ देते हैं तो वो वार्म होती है। तो इस टाइप का ऑब्जर्वेशन आपको करना है। पूरा आपका माइंड आपको उसी ब्रेथ पे फोकस करना है। तो जैसे आप ब्रेथ पे फोकस करते हो ना, तो वो एरिया छोटा ब्रेथ का जो एरिया है छोटा हो जाता है। पहले जब आप नॉर्मली सांस लेते हो तो नाक से पेट तक इतनी लंबी सांस होती है, फिर वो छोटी हो जाती है, छोटी इतनी सी हो जाती है सांस आगे जाके जैसे आप फोकस करो। तो पहले 2 दिन तो आपको वो माइंड को वापस लाने में ही लग जाते हैं। जैसे आप फोकस करो ब्रेथ पे, आपको कुछ याद आने लगता है। एक तो पास्ट से कुछ याद आता है या तो फ्यूचर से कुछ याद आता है, बातें याद आती है, घूमने लगती है, पिक्चर्स दिखाई देने लगते हैं। तो उससे आप ठीक है, अगर आपको उससे इरिटेट नहीं होना है, अगर आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है तो फिर से वापस आ जाना है, नहीं मुझे सांस पे ध्यान देना है, तो आप माइंड को फिर से सांस पे लेके आ जाते हो। तो पहले दिन ये टाइम फ्रेम जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। आप कहीं पे थॉट्स आपके घूमते ही रह जाते हैं, आपको पता भी नहीं चल रहा होता है कि आप मेडिटेशन करने बैठे हो। तो फिर से वापस लाइए माइंड को, वहाँ पे कंसंट्रेट करिए। ये जो टाइम फ्रेम में थोड़ा कम हो जाता है और आपका माइंड जो डाइवर्ट होने के चांसेस है वो धीरे धीरे कम हो जाने लगते हैं और आपका माइंड यहाँ पे ब्रेथ पे फोकस्ड रहने लगता है। तो ये पहले 3 दिन तक आपका पूरा माइंड शांत हो जाता है और तीसरे दिन आपको यहाँ पे बस इतना जो पोर्शन होता है वहाँ पे फोकस करना होता है। तो यहाँ पे फोकस करने के बाद वहाँ पे कुछ भी सेंसेशन, छोटी मोटी सेंसेशंस हो रही हो तो आपको उन सेंसेशंस को देखना होता है। एंड जब आप उन सेंसेशंस को देखते हो तो आपको ना ही अच्छा फील करना है ना ही बुरा फील करना है, समता भाव से उस सेंसेशन को देखना है। जैसे कि हम क्या करते हैं, हम भोक्ता भाव से कुछ भी सेंसेशन हो, हमें ज़रा सा यहाँ पे चुभे तो हम भोक्ता भाव से बहुत ज़्यादा उस पर रिएक्ट कर जाते हैं। तो ये साइंस बहुत ही बड़ा है। आप जाके गोयंका जी के सेशंस देख सकते हो जिसमें आपको वो बताते हैं कि चित्त के कैसे 4 पार्ट्स होते हैं। पहले वो सेंसेशन जब होती है तो वो सेंसेस के थ्रू हमारे होती है, जैसे कि आँख है, नाक है, स्किन है, टेस्ट है,
तो ये सारे हमारे सेंसेस हैं। माइंड भी एक बहुत बड़ा सेंस है हमारा। तो ये सेंसेस जो है उनके थ्रू हमें पता चलता है कि बॉडी में जो कुछ भी हो रहा है। उसके बाद माइंड का एक पार्ट होता है जो कि विज्ञान होता है इन सेंसेस के पीछे। जो सेंस हमने नाक से किया है, जब हम आँखें खोलते तो ये आँखों से हमने देखा है या फिर यहाँ पे टच हुआ है या फिर कुछ टेस्ट किया है हमने, तो उसको जानने वाला एक साइंस हमारी बॉडी में होता है। तो वो चित्त का पार्ट है। तो ये एक पार्ट होता है। तो उसको जानने के बाद वो अच्छा है या बुरा है ये डिसाइड करने वाला भी एक लॉजिक होता है। तो वो दूसरा पार्ट होता है चित्त का। तो वो डिसाइड करता है कि ये सेंसेशन अच्छी थी, ये सेंसेशन बुरी है, ये टेस्ट अच्छी थी, ये टेस्ट बुरी है, जो अच्छा है बुरा है, ये भेदभाव करने वाला एक लॉजिक होता है। और उसके बाद उस पर रिएक्शन करने वाला एक फोर्थ पार्ट होता है हमारे चित्त का, माइंड का एक पार्ट होता है। ये जो चित्त में प्रोग्रामिंग हमारा हुआ होता है वो कई जन्मों से, कई सालों से बहुत ज़्यादा सेंसेशंस हमारे बॉडी में इकट्ठा हो के वो डेवलप हुआ होता है और बहुत गहरे उसके सेंसेशंस हमारी चित्त, उसका प्रभाव होता है वहाँ पे, वो स्टोर हो चुका है। जैसे कंप्यूटर के फोल्डर में फाइल स्टोर होती है वैसे ही वो हमारे चित्त में पड़ा होता है, स्टोर हुआ होता है सेंसेशंस के फॉर्म पे। तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक है, अभी मैं ये वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकती क्योंकि वीडियो बहुत ही ऑलरेडी लंबा हो चुका है। तो शॉर्ट में मैं इसको बता देती हूँ। तो ठीक है, वो आना पना बता दें फर्स्ट डे पे। तो फर्स्ट डे टू थर्ड डे, तो थर्ड डे के बाद विपस्सना एक्चुअली जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है। उसमें भी आपको सर के सिरे से लेके पैर के टोज तक, पैर की जो उंगलियां होती हैं उन तक पूरी बॉडी में स्कैनिंग करना होता है। तब तक आपका माइंड बहुत शार्प हो चुका होता है, आपको इजीली सेंसेशंस मिल जाती है बॉडी में। तो वो आपको सारी सेंसेशंस देखनी है और उसको भोगता भाव से ना भोग के, उसको रिएक्ट ना करके, जस्ट एज एन ऑब्जर्वर, एज एन दृष्टा भाव से आपको उसको देखना होता है, ना कि ये अच्छा है ना कि ये बुरा है। इस भाव से अगर आप देखते हो ना तो वो सेंसेशंस आके निकल जाती है, वो अनित्य होती हैं। अगर आप उस पर रिएक्ट करते हो तो और गहरी हो जाती है वो सेंसेशंस, अच्छी हो या बुरी हो और गहरी हो जाती है। तो आपको उसको रिएक्ट नहीं करना है, समता भाव से, एक दृष्टा भाव से, एज एन ऑब्जर्वर उसको ऑब्जर्व करना है, उसको भोगना नहीं होता है। तो ये विपस्सना में आपको टेक्निक ये सिखाई जाती है। और उसके बाद एक टेक्निक होती है मंगल मैत्री की, वो लास्ट में आपको सिखाते हैं। जो भी वाइब्रेशंस आप जनरेट करते हो वो औरों तक कैसे पहुंचाई जाए, औरों को उससे कैसा फ़ायदा हो, वो आपको लास्ट स्टेप में उसके बता देते हैं और आपको शांत कर देते हैं। ये 3 स्टेप का ऑपरेशन होता है, इसीलिए बोलते हैं कि बीच में उठ के मत जाओ। आपको ये जितना ऊपर से इजी दिखता है ना उतना ऊपर से मतलब उतना नहीं होता है। ये बहुत ही हमारे चित्त में एक ऑपरेशन की तरह ये चीज़ें हो रही होती है। बहुत आप वहाँ पे जाने के बाद फील करोगे कि कैसे कैसे हमारा माइंड पहले दिन दूसरे दिन इतना भटक रहा था। उसके बाद आप चीज़ों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देते हो, मतलब बातें जैसे करना बंद कर देते हो तब आपका माइंड बोलना शुरू हो जाता है, बहुत बड़बड़ करता है। पता नहीं कब के विचार क्या क्या हमारे मन में आ जाते हैं, निगेटिव पॉजिटिव सब कुछ सब ऊपर आ जाता है। जस्ट आपको वो ऑब्जर्व करना है और छोड़ देना है, वो हमेशा के लिए आपके बॉडी से इवोपरेट हो जाते हैं, वो सेंसेशन हो या फिर थॉट्स हो, जो कुछ भी हो, और आपका माइंड तीसरे दिन तक शांत होना स्टार्ट हो जाता है। और इसके फ़ायदे तो मैं क्या ही बताऊँ, आप वो डिस्कोर्स से जाके देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसके फ़ायदे क्या है क्या नहीं है। तो बेसिकली 3 चीज़ों के ऊपर ये विपस्सना आधारित है, जो कि है शील, समाधि एंड ज्ञान। तो शील मतलब क्या, जैसे कि मैंने बोला शील का पालन करना होता है वहाँ पे। शील का पालन मतलब कि झूठ बोलना, मतलब वहाँ पे बोलना बिल्कुल ही बंद क्यों किया है, क्योंकि लोग क्या करते हैं बोलते बोलते समय पर भी मतलब थोड़ी चीज़ें बढ़ा के बता देते हैं, थोड़ी चीज़ें कम करके बता देते हैं। ये भी एक तरह का झूठ होता है, हम बातें कुछ चढ़ा बढ़ा के भी बोल देते हैं बोलते समय, तो ये भी झूठ होता है, इससे हमारा शील भंग हो जाता है। तो आपको झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना है, सत्य के संग रहना है, सत्संग करना है वहाँ पे आपको जाके, ठीक है। इसीलिए आपको बोलना ही मानना है कम्प्लीटली। अगर आप किसी की तरफ देखते हो ऐसे, उसने क्या ड्रेस पहना है, उसने ऐसी हेयर स्टाइल करी है, अरे उसकी घड़ी कितनी अच्छी है, ये चीज़ें आपका माइंड एक्टिवेट हो जाता है जैसे आप किसी की तरफ देखते हो। तो ये अवॉइड करने के लिए उन्होंने आर्य मौन की कंसेप्ट वहाँ पे बताए, जैसे कि हमें किसी की और देखना नहीं है, हमें बस नीचे देख के चलना होता है।
किसी के साथ हमें आई कांटेक्ट नहीं करना होता है, ठीक है। तो आई कांटेक्ट करने से या किसी की तरफ देखने से हमारा माइंड एक्टिवेट हो जाता है, तो माइंड को हमारी पूरी तरह से शांत करना होता है। इसलिए ये सेकंड चीज़, मतलब 8 ऐसे शील होते हैं, तो कुछ मैं उनमें से बता रही हूँ। जैसे कि चोरी नहीं करनी होती है बिल्कुल भी, तो ये शील का पालन आपको वहाँ पे करना है। मोमो जो बिस्तर होते हैं, सॉफ्ट बिस्तर होते हैं जो, उन पे आपको नहीं सोना। तो वहाँ के बिस्तर भी वो ऐसे नॉर्मल होते हैं, कड़क बैलेंस वाले, ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं, ज़्यादा हार्ड भी नहीं, तो उस सॉफ्ट बिस्तर पे आपको नहीं सोना होता है। तो ये एक शील का पालन हो चुका है। तो ऐसे इस तरह के 8 शील होते हैं, वो आपको वीडियोज़ में, डिस्कोर्सेस में मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये शील, समाधि, प्रज्ञा, तो आप शील का जब ये पालन करते हो अच्छे से, जैसे कि मैंने बताया क्वेश्चन आंसर के समय हम आचार्य से बात कर सकते हैं, तो उस टाइम पे भी आपको केयरफुल रहना है कि आपको झूठ नहीं बोल रहे, ठीक है। बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना है। आपका अगर शील भंग हो जाता है तो आपकी समाधि लगने में प्रॉब्लम आता है, तो क्योंकि आपको अंदर ही अंदर वो गिल्ट होने लगता है कि अरे मैंने इस शील का पालन नहीं किया, शील भंग कर दिया, तो समाधि लगने में प्रॉब्लम होना ही होना है। तो आप अगर जाते हो विपस्सना करने तो शीलों का बहुत अच्छे से पालन करो। नहीं बात करनी है तो नहीं बात करनी है, बिल्कुल भी नहीं बात करनी है। वहाँ पे जाके किसी से आई कांटेक्ट नहीं करना है, किसी की तरफ नहीं देखना है। तो ये शीलों का आपको वहाँ पे अगर आप अच्छे से पालन करते हो तो आपकी समाधि बहुत जल्द लग जाती है। समाधि मतलब वही समाधि की एक स्टेट होती है जब वो आपकी ब्रेथ छोटी छोटी हो जाके आपको एक छोटी से छोटी सेंसेशन भी बॉडी की दिखने लग जाती है। एक थर्ड आई करके हमारा होता है, वो वहाँ पे ऐसे नहीं बताते कि आपका थर्ड आई एक्टिवेट हो जाएगा, ये चीज़ें आपको नहीं बताते, लेकिन वो होता है। उसके पीछे का मीनिंग ही वो है। शील समाधि लगना मतलब आपकी ये दिव्य दृष्टि जो होती है, जो सेंसेस को देख सकती है, जो वाइब्रेशंस को देख सकती है, जो बियॉन्ड बॉडी देख सकती है, वो दिव्य दृष्टि आपकी एक्टिवेट हो जाना, इसी का मतलब समाधि है। तो आपकी समाधि लगती है तभी आपकी प्रज्ञा जगती है। ज्ञान या प्रज्ञा जो कुछ भी आप बोलो, तीसरा स्टेप होता है शील, समाधि, प्रज्ञा या फिर ज्ञान। तो आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है जब आपकी समाधि लगती है, जब आपको वो सेंसेशंस अच्छी तरह से दिखने लगते हैं, जो वाइब्रेशंस है दिखने लगते हैं। आपको पता चलता है कि ये बॉडी नहीं है, ये जस्ट पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना हुआ एक पुंज है, हमारी बॉडी नहीं है ये एक्चुअली। और उसके पीछे भी कुछ है जो हमें वहाँ पे जाके देखना होता है। तो ये प्रज्ञा हमारी कब जागती है, जब हमारी समाधि लगती है। और जब समाधि कब लगती है, जब हम शीलों का पालन करते हैं। तो इन 3 चीज़ों का आपको अच्छे से वहाँ पे आपको पालन करना है। ये शील का आपको अच्छे से पालन करना है, तब आपकी समाधि लगेगी। समाधि लगेगी कि तो ज्ञान की प्राप्ति आपको होगी, जो कुछ भी ट्रूथ है वो आपके सामने निकल के आने लगेगा। तो इस प्रोसेस में कई दिन लग सकते हैं, कई साल लगते हैं, कोई नहीं बता सकता कि कब आपको पूरा सच पता चले। तो ये शॉर्ट में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो प्रेगनेंसी में अगर मैं आपको बोलूँ तो प्रेगनेंसी में मुझे बिल्कुल भी वहाँ पे तकलीफ़ नहीं हुई। मेरा एक्सपीरियंस प्रेगनेंसी में भी बहुत अच्छा था वहाँ पे जाने का, एंड मुझे लगता है कि मैंने करेक्ट डिसीजन सही वक्त पे ले लिया। अगर आप प्रेग्नेंट हो जाने की सोच रहे हो तो बिना झिझक आप वहाँ पे चले जा सकते हो। तो मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था। मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो सर्च की, लेकिन मुझे इतना मार्गदर्शन वहाँ पे नहीं मिला। तो मैंने सोचा कि जब मैं जाके आऊँगी तब मैं ज़रूर ही एक वीडियो बनाऊँगी, ताकि लोगों के लिए ये थोड़ा आसान हो जाए। अगर कोई प्रेग्नेंट वुमन जाना चाहे तो वो रुके ना किसी भी डाउट की वजह से। तो अगर आपको कोई भी डाउट है इसके बारे में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूँगी कि मैं हर एक क्वेश्चन का या डाउट का आपके आंसर दे दूँ। तो ये था मेरा विपस्सना का 10 दिन का एक्सपीरियंस। मैंने शॉर्ट में बताने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी के साथ मैं हूँ रसिका, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।